ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। जी हां, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों लगातार दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, जहां पर पहुंच करके उन्होंने लोगों से बातचीत भी की है और उन्हें संबोधित भी किया है। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। आपको बता दें आज पीएम मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां की झोली में जगह जगह कमल देखने को मिलते हैं। 50 साल पहले बने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों को भी कमल है। उन्होंने कहा कि ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा भी है। भाजपा का चिन्ह भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है। वहीं पीएम मोदी ने कश्मीर की जनता को सौगात भी देने की बात कही और विपक्ष पर भी जमकर बरसे हैं। इसके आगे पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा शिकार जम्मू कश्मीर बैंक रही है। यहाँ की पिछली सरकारों ने हमारे जम्मू कश्मीर बैंक को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन परिवारवादियों ने अपने रिश्तेदार और भतीजों से बैंक भर करके जम्मू कश्मीर की जनता को खूब लूटने का काम किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की जनता कभी भी इससे उभर नहीं पाई। वहीं उन्होंने कहा कि कुप्रबंध के कारण बैंक को इतना घाटा हुआ कि आप सभी के हजारों करोड़ रुपए डूबने का खतरा मंडराने लगा। आगे क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, सुनिए। जम्मू कश्मीर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, धरती के स्वर्ग पर आने का ये एहसास, ये अनुभूति शब्दों से परे है। प्रकृति का ये अनुपम स्वरूप, ये हवा, ये वादियां, ये वातावरण और उसके साथ आप कश्मीरी भाई बहनों का इतना सारा प्यार। और मुझे बता रहे थे गवर्नर साहब के स्टेडियम के बाहर भी जम्मू कश्मीर के सभी लोग मौजूद हैं। 285 ब्लॉकों से भी करीब 1 लाख लोग टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़े हुए हैं। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का आज हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। साथियों, अभी मनोज सिन्हा जी का भाषण हम सब ने सुना। उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से बातों को रखा, विकास की बातों को इतने विस्तार से समझाया। शायद उनके भाषण के बाद किसी के भाषण की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपका प्यार, आपकी इतनी बड़ी तादाद में आना, लाखों लोगों का जुड़ना, आपके इस प्यार से मैं जितना खुश हूं उतना ही कृतज्ञ भी हूं। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। साथियों, एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उनका लाभ उनको नहीं मिलता था। और अब देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली है। आज यहां श्रीनगर से
आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओं का आरंभ हुआ है। आज श्रीनगर जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश के लिए पर्यटन की नई पहल कर रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर के अलावा देश के 50 से ज्यादा और शहरों से भी हमारे साथ लोग अभी जुड़े हुए हैं। देश भी आज श्रीनगर से जुड़ा हुआ है। आज यहां से स्वदेश दर्शन योजना के तहत 6 परियोजनाएं देश को समर्पित की गई है। इसके अलावा स्वदेश दर्शन स्कीम के अगले चरण का भी शुभारंभ हुआ है। और साथियों, जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। पिछले 10 वर्षों में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए। वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं। विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी पहले से 2.5 गुना बढ़ी है। अब बड़े बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं हैं। वादियों में घूमने आते हैं, यहां वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और वायरल हो रही है। साथियों, जम्मू कश्मीर में पर्यटन के साथ ही कृषि और कृषि उत्पादों की बहुत बड़ी ताकत है। अब्दारी जनजाति, पहाड़ीय जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। हमारी सरकार में पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। आज हर वर्ग को उनके अधिकार लौटाए जा रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी J&K बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। मिसमैनेजमेंट की वजह से बैंक इतना घाटे में गया था कि आप सभी के हजारों करोड़ रुपए डूब जाने का खतरा था। कश्मीर के गरीब आदमी का पैसा था, मेहनतकश इंसान का पैसा था, आप मेरे भाई बहनों का पैसा था, वो डूबने जा रहा था। J&K बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए। बैंक को 1000 करोड़ रुपए की मदद देना भी तय किया। J&K बैंक में जो गलत तरीके से भर्तियां हुई थी, उनके खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई की। आज भी एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसी हजारों भर्तियों की जांच कर रही है। बीते 5 साल में जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवानों को पूरी पारदर्शिता के साथ बैंक में नौकरी मिली है। सरकार के निरंतर प्रयासों से आज J&K बैंक फिर से मजबूत हो गई है।
इस बैंक का मुनाफा, जो डूबने वाली बैंक थी, ये मोदी की गारंटी देखिए, डूबने वाली बैंक थी, आज उसका मुनाफा 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। ये आपका पैसा है, आपके हक का पैसा है। मोदी तो चौकीदार बन के बैठा है। 5 साल पहले बैंक का बिजनेस 1.25 करोड़ रुपए में सिमट गया था, सिर्फ 1.25 करोड़। अब बैंक का बिजनेस 2.25 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। 5 साल पहले बैंक में डिपॉजिट भी 80,000 करोड़ रुपए से कम हो गए थे, यानी लगभग अब 2 गुना होने जा रहा है। अब बैंक में लोगों के डिपॉजिट भी 1.25 करोड़ रुपए को पार कर गए हैं। 5 साल पहले बैंक का एनपीए 11% को भी पार कर गया था। अब ये भी कम होते 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 5% के नीचे आ गया है। पिछले 5 साल में जेएनके बैंक के शेयरों की कीमत में भी करीब करीब 12 गुना वृद्धि हुई है। बैंक के शेयर की जो कीमत 12 रुपये तक गिर गई थी, वो अब 140 रुपये के आसपास पहुंच गई है। जब ईमानदार सरकार होती है, नियत जनता की भलाई होती है, तो हर मुश्किल से जनता को निकाला जा सकता है। साथियों, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर परिवारवादी राजनीति का सबसे प्रमुख शिकार हुआ था। आज देश के विकास से परेशान होकर, जम्मू कश्मीर के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। देश के लोग हर कोने में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं। इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी अपने परिवार को विश्वास देकर जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास का यह अभियान किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर और तेजी से विकास करेगा। साथियों, कुछ ही दिनों में अमन और इबादत का महीना रमजान शुरू होने जा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की धरती से पूरे देश को इस पवित्र महीने की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। रमजान के महीने से हर किसी को शांति और सौहार्द का संदेश मिले, यही मेरी कामना है। और मेरे साथियों, ये भूमि तो आदि शंकराचार्य की तपोभूमि रही है और कल महाशिवरात्रि है। मैं आपको भी और सभी देशवासियों को भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं फिर एक बार आज की इन परियोजनाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और फिर एक बार लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर में आप लोगों के बीच आना, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद लेना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। जम्मू कश्मीर के
रुक करते हैं अब दूसरी खबर पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का वाराणसी दौरा शुरू हो गया। जी हां, बता दें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बड़ा बयान भी दिया। इस दौरान उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी संगठन पर बहुत बल देती है, शीर्ष नेतृत्व के रूप में प्रधानमंत्री उनके पास है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 400 पार के लिए कार्यकर्ता कमर कस ले, क्योंकि 370 से अधिक बीजेपी को सीट दिलाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वाराणसी क्लस्टर की बैठक चंदौली और वाराणसी जनपद में आगामी लोकसभा चुनाव में हम यूपी में सभी 80 सीटें जीतेंगे। एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए देश में 400 से पार सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के अर्थव्यवस्था को और ऊंचा लेकर जाने के बारे में भी बात कही है। उन्होंने कहा कि इसके तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। वहीं उन्होंने नौजवानों से भी खास अपील की है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष के युवकों से खास अपील है कि इस बार बढ़ चढ़कर मतदान करें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। जिसके बाद उन्होंने गठबंधन और राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अब ऐसी हालत हो गई है कि राहुल गांधी के गाड़ी ने ना कोई आगे है और ना ही कोई पीछे। इसलिए हताश निराश राहुल गांधी क्या कर सकते हैं, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों को जनता का वोट मिलता था, लेकिन अब उन्हें कोई पूछने नहीं आता। यह स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस की विदाई हो चुकी है। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री ने और आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन पर बहुत बल देती है और जब हमारे पास संगठन से निकलकर देश के शीर्ष स्थान पर प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हमारे सबका कर्तव्य यह भी बनता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अब की बार 400 पार, उसके लिए कमर कस लें, मोदी सरकार की उपलब्धियों नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं, उसके संगठन को और मजबूत करें ताकि हर पोलिंग बूथ पर 370 से ज्यादा की लीड दिलाने का लक्ष्य रखा जाए। उसके चलते आज इस क्लस्टर की बैठक रखी गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है इस क्षेत्र ने पहले भी सब सीटें जिताई है और अब की बार तो यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे और देश में 400 पार करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी को। और मोदी जी ने कहा है जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो अगले 5 सालों के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को अपनी तीसरी टर्म में बनाएंगे। लेकिन साथ ही साथ हम सबका एक संकल्प ये भी है कि विकसित भारत को गढ़ने बनाने के लिए जन भागीदारी की बहुत आवश्यकता है। उसको लेके भी लगातार प्रयास जारी हैं। 18 साल के युवाओं से, 18 साल से जिनकी ज्यादा उम्र हो गई, उनसे कहूंगा अपना वोट बनाइए भी और मतदान कीजिए भी। अपना पहला वोट देश के लिए, यही सोचकर चलिए ताकि एक अच्छी सरकार वो बनाए और देश को आगे बढ़ाए। देखिए राहुल गांधी जिस तरह से हर सभा में और रैली में प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं और चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस दिया है कि आप प्रधानमंत्री। ये हालत राहुल जी की हो गई है कि गाड़ी के आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। तो ऐसे हताश निराश व्यक्ति क्या करेगा? इस तरह के ही बार बार बयान देगा। जब जनता सुनने को नहीं आती, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां नेहरू गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों के लिए वोट मिलता था, सीटें जीतते थे, आज वहां पर उनकी सुनवाई नहीं, कोई पूछने नहीं आता है। एक तरह से विदाई यहां से उनकी नेहरू गांधी परिवार की हो गई है। तो हताश और निराश तो वो दिखेंगे। और दूसरा, जब वो यहां से हार के वायनाड चले गए थे तो वायनाड से, केरल से जाके उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में जो टिप्पणी की थी, उसका दर्द मुझे भी आज तक होता है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को कितनी पीड़ा होती होगी। सोनिया जी को कई बार जिताया लेकिन उन्होंने भी अपने क्षेत्र की अनदेखी की। तो अब वो उत्तर प्रदेश से भी राज्यसभा की सांसद नहीं, कहीं और से जाके, क्या उनके सहयोगी गठबंधन दल भी उनके लिए सीट नहीं दे पाए? ये अपने आप में प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है कि ये दिखावे का गठबंधन है, कुल मिला के ठगबंधन है। देखिए, धार्मिक स्थलों का विरोध करना ये कांग्रेस की आदत पड़ गई है और कांग्रेस के गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनकी भी। कभी राम जी को अपमानित करना, कभी सनातन धर्म को कुचलने की बात करना, कभी उत्तर दक्षिण को बांटने की बात करना, कभी भारत के टुकड़े टुकड़े की सोच रखना।
कभी भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ गठबंधन कर लेना, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर देना। आखिर ये कैसी सोच कांग्रेस की और उनके सहयोगी दलों की हो गई है? और इन सब विषयों पर कांग्रेस चुप क्यों है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं जब कांग्रेस का राज्यसभा का सांसद कर्नाटक से जीतता है, लेकिन श्रीमान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ नहीं कहते, पर्दा डालने का काम करते हैं, छिपाने का काम करते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो उनकी पोल खुल जाती है। आखिरकार ये क्या सोच के चले हैं? क्या सत्ता में आने के लिए देश के टुकड़े टुकड़े करने का संकल्प, एक बहुसंख्यक आबादी को अपमानित करने का, सनातन धर्म को कुचलने का, देश को बांटने का, जाति के, क्षेत्र के, धर्म के आधार पर बांटने का? यह कैसी कांग्रेस और कैसा गठबंधन है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस और कितना गिरेगी। इनकी सीटें तो गिर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका अपना स्तर भी गिर रहा है। ये कभी इतनी सीटें नहीं जीत पा रहे कि इनका नेता प्रतिपक्ष भी बन पाए। और जितने गंदे और भद्दे बयान अब दे रहे हैं, अब जनता भी तय कर लेगी कि सुपड़ा साफ कांग्रेस का होगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। लोकसभा चुनाव की तिथियों का जल्द ऐलान होना है। कुछ ही दिनों में आचार संहिता भी लग जाएगी। जनता को लुभाने के लिए सभी दल जनता के बीच जा रहे हैं और बड़ी बड़ी सौगात भी दे रहे हैं। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के मोदी रथ को रोकने के लिए विपक्ष कितना तैयार है, ये बड़ा सवाल है। वहीं अखिलेश यादव गठबंधन को लेकर डबल धमाके की तैयारी में भी हैं। यही सवाल के जवाब लेने के लिए हमारे संवाददाता सपा कार्यालय पहुंचे हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। इससे पहले मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हूं। यहां हमारे साथ सपा के कुछ नेता हैं। इनसे पूछूंगा कि क्या हैं इनके मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इंजीनियर अभिषेक यादव, मैं समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आगामी लोकसभा चुनाव जो होने हैं उनको लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? समाजवादी पार्टी की बूथ स्तर तक की तैयारियां हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने सीधा स्पष्ट कर दिया है कि दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। एक तरफ संविधान प्रस्त लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ संविधान का गला घोटने वाले और सामाजिक न्याय के विरोधी लोग हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बार बार कह रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस मुद्दे को लेकर के, सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर के, संविधान और लोकतंत्र कैसे बचे, इस मुद्दों को लेकर के, पिछड़े दलित शोषित वंचित नौजवान किसान छात्रों को हक अधिकार कैसे मिले, इन मुद्दों को लेकर के हम लगातार 2024 का लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ये मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और प्रदेश की सत्ता से बेदखल करने का काम करना है। लोकसभा चुनाव से पहले विधान परिषद के चुनाव होने हैं जी। विधान परिषद के चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने 3 नामों की दावेदारी ठोक दी है जी। बलराम सिंह यादव की, और वहीं गुड्डू जमाली की जी। और नरेश उत्तम पटेल जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे आप, कितनी छाप छोड़ पाएंगे लोग, कितनी 3 सीटें जीत पाएंगे आप? समाजवादी पार्टी तीनों सीट जीत रही है और जो भी पार्टी ने निर्णय लिया, समाजवादी पार्टी के बाबूजी आदरणीय बलराम यादव जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में मजबूत करने का काम उन्होंने किया है। और जब से समाजवादी पार्टी में नेताजी के साथ आए, आजीवन उन्होंने समाजवादी पार्टी की सेवा करने का काम किया। हम लोगों का विशेष कृपा बाबूजी की हमारे ऊपर रहती है। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल एक जमीन से निकल करके, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी राजनीति में उनका निकल करके चेहरा आया है, ऐसे साधारण व्यक्तित्व के नेता लगातार कर्ताओं से मिलते हैं, कर्ताओं को पहचानते हैं और निश्चित तौर पर सबको सम्मान देने का काम करते हैं। हाँ, गुड्डू जमाली अभी जो पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र जी चुनाव लड़े थे, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। और निश्चित तौर पर आज जो समाजवादी विचारधारा प्रभावित होकर के इस लड़ाई को लेकर के, पीडीए की लड़ाई को लेकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं। और निश्चित तौर तीनों प्रत्याशी हमारे जीतने जा रहे हैं और परिवर्तन होगा और एमएलसी का चुनाव तय कर देगा लोकसभा के चुनाव को। और निश्चित तौर अगर कहा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले प्री बोर्ड का चुनाव, जो प्री बोर्ड होता है उस प्री बोर्ड का चुनाव है और आगे हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा जो 2024 का लोकसभा चुनाव। सपा की अगली सूची कब आ रही है? समाजवादी पार्टी की जल्दी सूची आ जाएगी, लगातार मंथन होगा। अखिलेश
यादव कहाँ से लड़ेंगे, आजमगढ़ या कन्नौज? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ से मिला, हम तो चाहते मान लीजिए आजमगढ़ से लड़े। हम लोगों की इच्छा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जनपद से लड़े। मैं आजमगढ़ का ही रहने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे नेता आजमगढ़ से ही लड़े। आजमगढ़ से अच्छे नतीजे तो उनके लिए कन्नौज से थे। कन्नौज में जब अखिलेश यादव लगातार सांसद बने, चुनाव जीते, तो वहीं उसके आसपास की सीटों पर काफी प्रभाव पड़ा। कहीं ना कहीं कन्नौज को प्राथमिकता देनी चाहिए, इनको आजमगढ़ को? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश को महत्व देने का काम कर रहे हैं। दोनों सीटों से लड़ सकते हैं क्या? दोनों सीटों से लड़ सकते हैं क्या? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय, उनका निर्णय सम्मान है। जो निर्णय होगा उस पर हम कार्यकर्ता डट करके काम करेंगे, उनको जिताने का काम करेंगे, प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। हमारे नेता बार बार कहते हैं कि एक एक कार्यकर्ताओं में, हर कार्यकर्ता में अखिलेश यादव जी हैं, और जो भी प्रत्याशी है हम सबको अखिलेश यादव जी का स्वरूप देख करके सबको जिताने का काम करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आ रही हैं समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी अधिकतम सीटें जीतेगी। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। अभी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया है, कितना प्रभावशाली रहेगा चुनाव में? ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। मैं आपको बता दूं, पूरे लोग मन बना चुके हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, नौजवान, किसान, छात्र, हर वर्ग के लोग मन बना चुके हैं कि जो संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही, किसान को उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है, इन तमाम महंगाई की मार है, इन तमाम मुद्दों से परेशान होकर के लोग समाजवादी पार्टी, पीडीए गठबंधन को और इंडिया गठबंधन को, पीडीए जो स्ट्रेटजी हमारी पीडीए है और इंडिया गठबंधन है, इसको वोट दे करके निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करेंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके बीच में लाना चाहता हूँ। छात्र हैं, अभी एक भर्ती निकली है कृषि विभाग में सी ग्रुप में, और उसमें जिस प्रकार से पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है, मैं आपको प्रेजेंट कर सकता हूँ। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं नजदीक करके कैमरा। ये हमारे छात्र सभा है, कहाँ है? ये सब अभ्यर्थी आए इन लोगों के साथ जो वैकेंसी पिछड़ों निकली है, इसमें ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिलना चाहिए, 18% आरक्षण देने का काम किया गया, और साथ साथ एससी को जो 21% आरक्षण देना चाहिए, उसको 14% आरक्षण देने का काम किया गया, और WS पूरा मिला गया। और निश्चित तौर पर जो भेदभाव कर रही है वैकेंसियों में, और अभी पेपर लीक हुआ, आपने देखा RO का पेपर लीक हुआ, पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक कराने का काम किया गया, और साथ ही साथ जो आरक्षण के साथ घोटाला कर रही है। हम लोग आज पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मन बना चुका है कि अगर हमारे साथ हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें हक अधिकार दिया है संविधान में, उसके साथ खिलवाड़ करके तो हम चुप बैठे हुए लोग नहीं है। हम समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष है, इन छात्रों के साथ, इन अभ्यर्थियों के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? शेख सलाउद्दीन, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। सर, इस बार इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें पा रही है? देखिए, इस बार लोकसभा में आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 60 से 62 सीटें जो इंडिया गठबंधन है इसको आएंगी, और बीजेपी जो दावा कर रही है 400 सीट पर, ये 150 सीट नहीं पहुंचेगी। इस समय जो माहौल चल रहा है, आम जनमानस परेशान है, जिस हिसाब से लोगों के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, महंगाई है, लोग भूखे मर रहे हैं। इस समय सड़क पे लोगों के पास पैसा नहीं है कि ऑटो से 20 रुपए जाके वो अस्पताल तक पहुंच के अपना इलाज करा पाए। अस्पताल की हालत बेकार है, और वहाँ पे इलाज के नाम पे सिर्फ छल और कपट है। किसी को कोई ना इलाज मिल रहा है, ना दवाई मिल रही है, लोग परेशान है। एक जिले का आदमी दूसरे जिले में दवा कराने के लिए मजबूर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कन्नौज या आजमगढ़? देखिए, ये निर्णय पार्टी करेगी। पार्टी जो बेहतर समझेंगी वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ेंगे। अब तो आजमगढ़ में गुड्डू जमाली भी सपा के साथ आ गए हैं, कहीं न कहीं ये समाजवादी पार्टी के लिए प्लस पॉइंट होगा चुनाव में। एक तरफ आंकड़े बताते हैं कन्नौज में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काफी अच्छे आंकड़े हैं, वहीं आजमगढ़ की बात की जाए आगामी चुनाव में, इस बार जो चुनाव होना है इसमें कितना गुड्डू जमाली के आने से समाजवादी पार्टी की कितनी लगभग वोटों से जीत होगी? लगभग देखिए, इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी पार्टी में जितने लोग दूर से उनको नज़दीक लाने का काम कर रहे हैं। जो भी लोग नाराज थे उनको पार्टी में लिया जा रहा है, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनका जो निर्णय है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपना एक बहुत जो प्रभाव है उसको गहरा किया जाए, और हमारी निगाहें पूरी 80 सीट पर हैं, सिर्फ कन्नौज या आजमगढ़ पे नहीं है। धर्मेंद्र यादव कहाँ से लड़ाए जाएंगे इस बार? देखिए, ये इसका निर्णय पार्टी करेगी, जिसको चाहेगी, जहाँ से चाहेगी वो पार्टी उसको लड़ाएगी। ये पार्टी का निर्णय होगा। हम लोग तो जहाँ पे पार्टी हम लोगों को भेजेगी प्रभारी बना के, वहाँ पे हम लोग पार्टी को जिताने का काम करेंगे। सपा की अगली सूची कब आ रही है सर? ये वो जल्द ही आ जाएगी, आपको बहुत जल्दी सूची भी मिलेगी, और जिस दिन आचार संहिता लागू होगा उस दिन आपको बहुत बड़ी एक भागदौड़ भी दिखेगी कि बीजेपी की बहुत बड़े बड़े नेता वो हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी और गठबंधन में आएंगे। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि
दिल्ली में बड़े बड़े मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो आप देखिए कि अभी एक बहुत बड़ी जो है ना भूचाल आने वाला है बीजेपी पार्टी में स्वयं। उनके यहाँ जो भूचाल आने वाला खुद ही नहीं संभाल पाएंगे और ये 400 पार नहीं, इस बार 150 के अंदर ये हो जाएंगे। सर, इस बार राहुल और अखिलेश की जोड़ी एक बार फिर से मैदान में है, ये किस हिसाब से कितना कारगर साबित होगी सर? देखिए बहुत शानदार जोड़ी है और इस बार चुनाव अखिलेश यादव और राहुल गांधी नहीं बल्कि जनता लड़ रही है। और जब जनता सड़क पे उतर जाती है तो चाहे वो जनता दल का आप समय देख लीजिए, चाहे इंदिरा गांधी के समय देख लीजिए आपातकालीन का, तो जनता उखाड़ फेंकती है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो प्रजा होती है वो राजा होती है, बाकी सब तो उसके कारिंदे हैं, नौकर चाकर ही हैं, बस इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम सुजीत मास्टर, सेवापुरी विधानसभा वाराणसी से मैं कॉन्स्टिट्यूंसी से। सर, इस बार का लोकसभा चुनाव कैसा रहेगा समाजवादी पार्टी के लिए? इस बार किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार के मुद्दों पर ये चुनाव है। इस बार युवा तैयार हैं, मजदूर तैयार हैं, बेरोजगार तैयार हैं, किसान तैयार हैं इस बार चुनाव के लिए। इस बार किसान लड़ रहे हैं, मजदूर लड़ रहे हैं, रोजगार के लिए बेरोजगार लड़ रहे हैं। इसलिए इस बार का चुनाव सड़कों पर जत्था जो दिखाई देगी, जो भीड़ दिखाई देगी, इस बार समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में परचम बुलंद रहेगा। राहुल गांधी का तो साथ मिल गया है, कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद मुस्लिम वोट बैंक कितना इनके पास आएगा करीब? देखिए, मुस्लिम भाई हमारे साथ पहले भी थे, आज भी हमारे साथ हैं और आगे भी हमारे साथ रहेंगे। और ये विकास का जो पहिया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में चलाया था, वैसे ही कार्यकाल आने वाला समय 24 से तय करेगी और आने वाला जो समय होगा उसमें विकास का पहिया फिर चलेगी और देश की और प्रदेश की जो तकदीर है और तस्वीर जो है फिर से बदलेगी और संवरेगी। देखिए, जो कृषि की अभी प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की जो परीक्षा की हुई थी, उसमें हुई धांधली पर बहुत से छात्र आंदोलन कर रहे हैं और धरना पर बैठे हैं। आज समाजवादी पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष से छात्रों का मिलना भी है और इसमें क्या एक पूरा विज्ञप्ति देखिए इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं 3446 सीटें थी, जिसमें से 629 पदों पर पिछड़ों को मिला और 509 पदों पर अनुसूचित जाति को मिला, जो एससी में आते हैं, सिविल एसटी में आते हैं, जो कि 725 मिलने चाहिए थे। और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 27% ओबीसी की जो आरक्षण थी उसमें से 18.3% ही आरक्षण मिल पाया है और एससी को जो 21% आरक्षण मिलना था वो अब आरक्षण 14% ही आरक्षण मिल पाया। ये बहुत बड़ी धांधली हुई है और 10% ईडब्ल्यूएस वाली जो आरक्षण थी उन्हें पूरा वैकेंसी में भर दिया गया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये युवाओं का मुद्दा है, ये विद्यार्थियों का मुद्दा है जो पढ़ रहे हैं। लंबे समय से जो शिक्षा की एक अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे और आज वो विफल हो रहे हैं, तो उनकी निराशा जैसी भाव जो प्रदेश सरकार की तरफ देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप मीडिया के माध्यम से, आप तीसरी आंख हैं, इस जनता के बीच में इस आवाज को पहुंचाने का काम करिए, ताकि जो पुलिस की जो भर्ती जो लीक हुई पेपर, ARO की जो परीक्षा जो लीक हुई है, इन लीकेज वाली सरकार जो है इसको हटाकर हम एक मजबूत सरकार बनाएं, जो समाजवादी सरकार जो कहती है, जो करती है, जमीन पर जो दिखती है, वैसी सरकार को बनाने का काम करेंगे युवा। हम हिंदू हैं, हिंदू हिंदू ही कहलाएंगे, मुस्लिम भाई को हम अपना भाई ही बनाएंगे, जिसने नफरत फैलाई है हम उसको हराएंगे, भारत में फिर से हम भाईचारा लाएंगे। हिंदू हैं हम, हिंदू हिंदू ही कहलाएंगे, सिख ईसाई को हम भाई बनाएंगे, भारत में हम फिर से भाईचारा लाएंगे, भारत में हम सब मिलकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मिलकर अखिलेश यादव जी को जिताएंगे, भारत में हम सब मिलकर परचम लहराएंगे, पूज्य मुलायम सिंह जी के सपनों को साकार बनाएंगे। बता दिया है कि सरकार की जो नाकामियां हैं इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से कृषि विभाग की भर्तियों को लेकर आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों पर निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। कैमरामैन सत्यन के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं KKD न्यूज।